तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है ये हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कंजर्वेशन मतलब कि वो जो चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, ना तो कभी ज्यादा हो जाए और ना ही कभी कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको पहले एग्जांपल समझाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग उसको नोट करेंगे कि कब कैसा होगा। जैसे कि आपको मैं एक रॉड लेता हूं और इस रॉड का ये जो रॉड है ये चलो ग्लास है, एक्चुअली ग्लास की रॉड है, और इसके साथ हमने एक सिल्क का क्लॉथ ले लिया, यानी कपड़ा सिल्क का लिया, और जब इन दोनों को एक दूसरे से रब कर दिया गया, रगड़ा गया, तो रगड़ने के बाद यानी कि इस पर कोई एक आवेश आया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, आता है, और इस वाली पर जो होता है इस पे चार्ज आता है नेगेटिव, यानी कि ये हो गया आपका सिल्क, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए मैं आपको एक सीरीज यहां पर बना दूं, आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए। इधर आपको दिखाई देगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कुछ पे पॉजिटिव कुछ पे नेगेटिव, तो इसके लिए हम लोग एक सीरीज तैयार रखेंगे, बनाए रखेंगे कि इस सीरीज के तहत हम लोग उसका देखेंगे कि कैसा उस पे चार्ज आता है। तो यहां पर सपोज दैट, चलो भैया कुछ हमने लग लिया, ये रहा इधर पॉजिटिव और इस पे ले लियो नेगेटिव। पॉजिटिव में फर्स्ट जो हम बताएं आपको कि जैसे हमने ग्लास लिया और इस ग्लास को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरे पे हम लोग कुछ और भी देखते हैं, कैट्स फर, ये याद रखिएगा, कैट्स फर, इसको याद करना है। कैट्स फर, इसको आप एगोनाइट, अंबर, इसमें समथिंग आर आप रगड़ेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ऊल, इस पे आप इसको आप रगड़ते हैं, प्लास्टिक आर पॉलीथीन, तो इसमें हम लिख देते हैं पॉलीथीन, इससे आप इसको रगड़ते हैं। इसके बाद जो ड्राई हेयर यानी सूखा बाल को हम कम से रगड़ते हैं, तब एक्चुअल प्लास्टिक की हम लोग लेंगे, इसमें इंसुलेटर कम रहनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें इस तरह से आवेश चार्ज आते हैं, तो इसमें चार्ज आए हैं, ऐसे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। हम लोग फिर इस टॉपिक पर कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसे हम समझना चाहते हैं। यहां पर ये एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी पर हमने इसको रब किया, इस नहीं रगड़ा गया था जब, तो इसके पास भी जीरो चार्ज, इसके पास भी जीरो चार्ज, यानी टोटल चार्ज यहां पर कितना है, जीरो। अच्छा, जब रब कर दिया गया तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस ग्लास पे आता है उतना ही नेगेटिव चार्ज किस पे, सिल्क पे आता है। मतलब कि दोनों जगह चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो हम इसको बोलेंगे कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व होगा। तो आइए इनको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लें, लिख लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कैसा कंजर्व होता है। तो भाई देखो, नेट चार्ज, यहां नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड
ये नेट चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कैसा रहता है, बिल्कुल एकदम कंजर्व होता है। अच्छा, कंजर्व यहाँ पर देखिए, जितने इसके पॉजिटिव चार्ज उतने इसके नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर चार्ज ऐसा नहीं हुआ कि इसके पास कुछ ज्यादा हो जाए, इसके पास कुछ कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर चार्ज जो है वह कंजर्व है। कहने का मतलब कि चार्ज का जो अमाउंट है दोनों पे सेम है। अच्छा, चार्ज हमने यहाँ पर बनाया तो नहीं है, ये रब किया गया, तो इस ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस सिल्क में चले गए। तो इस ग्लास पे प्लस आवेश और इस सिल्क पे कैसा माइनस आवेश आ गया। तो मतलब ये हुआ कि चार्ज हमने क्या किया है, बनाया नहीं है। चार्ज को हम क्या नहीं कर सकते भाई। तो इसी तरह एक हम लोग लॉ बना लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग बनाते हैं इस ढंग से कि प्रिंसिपल इसका क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन neither be created nor destroyed. Okay, electric charge can neither be created nor destroyed. और क्या करते हैं, it can be transferred from किससे भाई, one body to an other body। ओनली कर लीजिए बाद में, केवल इसको हम लोग एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेज सकते हैं। तो हम चार्ज को बना नहीं सकते, केवल एक बॉडी से ट्रांसफर करके दूसरी बॉडी में भेज सकते हैं। तो एक बॉडी से ट्रांसफर करके दूसरी बॉडी में चार्ज को भेजा जाए तो उसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं कि जो कंजर्वेशन है उसमें एग्जाम्पल्स कैसे आप क्रिएट करेंगे, ये एग्जाम्पल्स आपको मैं समझाता हूं। आइए देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझते हैं। तो एग्जाम्पल उठाते हैं कहीं से भी, हमें चार्ज को बस कंजर्व दिखा देना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बताते हैं कि अगर यूरेनियम है, अगर यूरेनियम जो होता है 92, 238, ओके, और ये जब टूटता है थोरियम में तो उस समय इससे हीलियम एक निकलता है। तो ये ऐसा समथिंग, ये आपने 2 कर दिया, यह 234 होता है। आइए, यहां पर रेडियो एक्टिव ये डीके है, तो यहां पर इसमें जितना चार्ज है इसका टोटल चार्ज 0, तो इसका टोटल चार्ज 0, इसका टोटल चार्ज 0, इसका मतलब कि इसमें टोटल चार्ज अभी कितने हैं, 0 है। कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि आप पेयर एनिहिलेशन ले सकते हैं। पेयर एनिहिलेशन मतलब होता है कि कोई चीज मिलकर वो नष्ट हो जाए और एनर्जी क्रिएट हो जाए, एनर्जी बन जाए, ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। तो कैसा होगा, देखें, पेयर एनिहिलेशन में एक हमने लिया इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो यह एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो क्या बनता है, तो यहां पर गामा फोटॉन बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, और ये 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। यहां पर इस पे इलेक्ट्रॉन पे जितना माइनस चार्ज, पॉजिट्रॉन पे उतना ही प्लस चार्ज, तो टोटल चार्ज इसका 0। और यहां जो ये गामा है वो
फोटान है तो फोटान की जो एनर्जी होती है ऊर्जा वह होती है EH/u। तो इसके पास भी एनर्जी नहीं है और इसके पास भी ऊर्जा नहीं है, सॉरी इसके पास ऊर्जा नहीं है, इसके पास भी ऊर्जा नहीं है, सॉरी इसके पास जो आवेश है वो 0 है, इसके पास भी जो आवेश है वह 0 है। तो टोटल आवेश इसका कितना हो जाएगा 0। इसी तरह हम लोग इसमें और भी करते हैं, जैसे पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन इसमें क्या होगा भाई, पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में जब यही गामा फोटान एक हैवी मेटल पर पड़ता है, जैसे ये है हैवी मेटल, ये हैवी मेटल है और ये आपका गामा है। तो जब ये हैवी एटम पर पड़ता है तो ये क्या करता है, तो ये बनाता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बना देता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और पॉजिट्रॉन पे उतना ही प्लस चार्ज, ये 0 हो जाएगा। इधर देखिए इस गामा फोटान के पास चार्ज नहीं है और ये मेटल है, तो इसका जो एटम है इसके पास चार्ज 0 और ये टोटल चार्ज यहां का 0, तो इधर का भी चार्ज 0, यानी कि चार्ज यहां पर क्या है, बिल्कुल कंजर्व्ड है कि यहां जितना चार्ज है बाद में भी उतना चार्ज है। तो चार्ज यहां दोनों तरफ क्या है, कंजर्व है। तो चार्ज को हम लोग एक और भी तरीका सोच सकते हैं कि चार्ज जो बनता है वो हमेशा एक पेयर में बनता है। जैसे कि हम किसी बॉडी को एक दूसरी बॉडी पे रब करते हैं तो इसमें पेयर में चार्ज बनते हैं। इट मींस पेयर में कैसे चार्ज बनते हैं भाई, देखिए इस पे जितने पॉजिटिव तो इस पे उतने ही नेगेटिव, पेयर में इस पे प्लस तो इस पे कैसा माइनस, यानी कि दोनों पे चार्ज जो बने हैं वो एक पेयर में बने हैं। ओके, यहां पर पेयर में चार्ज, यहां पर भी पेयर में चार्ज बने, तो पेयर में इसमें चार्ज बनते हैं, तो पेयर में डिस्ट्रॉय भी होते हैं, पेयर में बनते भी हैं। अब हम लोग एक अलग तरह पे अलग चलते हैं कि इसके कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 5, ये आप थोड़ा बड़ा जानते भी हो, ये हम लोग बस इसमें थोड़ा पढ़ते हुए चले जाएंगे कि एक माइनस और माइनस या एक प्लस और प्लस क्या करते हैं भाई, तो आप कहेंगे कि ये रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। माइनस और माइनस रहता तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करते, प्रतिकर्षित करते। अच्छा, इसी में से एक दूसरी चीज हम ढूंढ निकालते हैं कि अगर इसमें से एक प्लस और एक माइनस होता तो ये एक दूसरे को क्या करते भाई, अट्रैक्ट करते, यानी कि एक जो सिमिलर चार्ज होते हैं उनमें रिपल्सन होता है और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। ओके, कुछ और भी प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं, जैसे कि अगर स्टेशनरी है, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज की बात करें, यानी कि एक चार्ज रुका है तो वो क्या क्या बना सकता है। एक चार्ज रुका है, एक जगह रख दिया गया है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कुछ ना कुछ। लेकिन ये बेचारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से, कौन कर रहा है, चार्ज। अच्छा जी, तो ये क्या बनाता है, बोलिए कि यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये मोशन कर रहा है चार्ज, तो भाई ये दोनों क्रिएट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज एक जगह रख दिए जाए, ऐसे चार्ज को रखा गया है
तो जब इस चार्ज को रखा गया है तो इसके बाहर एक फील्ड बनती है, वो फील्ड में पढ़ा जाएगा। तो एक फील्ड बना दिया, अगर ये मूव करने लगता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड बनाता है। इसके बाद अगर ये एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सीलरेटेड आर डीएक्सीलरेटेड हो रहा है कौन? चार्ज। तो भाई साहब ये दोनों फील्ड तो बनाता ही बनाता है, इसके साथ साथ एक काम और ये करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता ही बनाता है। इसके साथ साथ इसने एक और काम करता है, यह काम ये करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनने के साथ इसमें जो एक वेव प्रोड्यूस होती है उस वेव का नाम हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि एक वेव बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटली बनते हैं और उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक वेव्स वहां प्रोड्यूस होती है जो लगातार क्या करती है, आगे बढ़ती जाती है। तो इसके बाद एक इसकी जो प्रॉपर्टी है उस पे हम लोग चलते हैं, जो क्वांटम नेचर ऑफ द चार्ज। तो क्वांटम नेचर ऑफ द चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। तो आइए क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा ऐसे जानना है कि क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज जो है वो क्या होता है, कैसे हम उस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा समझते हैं, फिर उसमें एक फंडामेंटल चार्ज आएगा तो हम उन सब बातों को समझेंगे। जैसे आपको सेम टू सेम वही एग्जांपल्स में ले लेता हूं, या छोटा सा कोई दूसरी ऑब्जेक्ट ले लिया जाए। ये एक इस तरह की बॉडी है, ओके। यहां पर एक बॉडी, चलो इसको निकाल लेते हैं, यही बॉडी है ए और बी, ओके। जब इस बॉडी से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो सपोज दैट इस वाले पे कुछ प्लस चार्ज आते हैं समथिंग, और इस पे कुछ माइनस आते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, इस पे 4 प्लस आए हैं, इस पे 4 माइनस आए हैं, तो इसका मतलब कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए इस पे 4 प्लस और 4 माइनस। तो इसका चार्ज, कितने चार्ज गए? अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता यहां से इस वाली बॉडी में तो कितना चार्ज लेके जाता? अपने उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक्चुअली यहां माइनस होता, लेकिन अगर हम बात करें केवल मैग्नीट्यूड की, तो इसमें मैग्नीट्यूड में ये इतना, इसको हमने ई कह दिया, ई। तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है यहां पर तो कितना चार्ज होता इसका? 1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाता 2e, 3 जाता 3 होता भाई। तो इससे जाता तो इसके पास प्लस, जहां पर जाता वहां पर माइनस, ओके। इसी तरह से अगर हम बात कर लें कि इनसे n इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो यार इस पे Ne प्लस और Ne माइनस। इसमें 2 चीजें समझनी है। पहली चीज ये कि सबसे छोटा जो चार्ज जा सकता है वो कौन है? तो सबसे छोटा जो है वो है E, और सबसे छोटा जो E है इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज, मतलब कि सबसे छोटा चार्ज है जो किसी भी बॉडी पर हो सकता है। अगर इससे 1 इलेक्ट्रॉन जाते तो इस पे 1e, ऐसा नहीं हो सकता कि इनसे आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए,
आधा तो नहीं जा सकता। तो अगर ये आधा नहीं जा सकता तो इसका मतलब है कि इसके पास मिनिमम कितना चार्ज हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही इस पे मिनिमम चार्ज आ सकता है। ओके, अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसने इलेक्ट्रॉन दिया है और किसने लिया है। अच्छा जी, तो फंडामेंटल जो चार्ज है वो क्या है, तो हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। द मिनिमम अमाउंट by which a physical quantity can charge is called its quantum or fundamental charge, called फंडामेंटल चार्ज। कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा चार्ज जितना है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। और ये फंडामेंटल चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो यहां पर फंडामेंटल चार्ज है। इसके बाद एक वह होता है क्वार्क्स, ये होते हैं, ये भी एक छोटे, इससे भी छोटे पार्टिकल हैं। बस ये अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा रिसर्चर में है कि हम लोग इसे ये फंडामेंटल माने, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल माने कि क्वार्क के, थोड़ा सा अजीब सी बात है। इस क्वार्क्स पे चार्ज जो होता है प्लस माइनस 1/3e और ये प्लस माइनस 2/3e, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज इस पे अवेलेबल होता है। क्वार्ट्स की जानकारी आपको अगर चाहिए तो हम क्वार्ट्स की जानकारी जो है एक पीडीएफ में हम कर देंगे, उसमें पूरी तरह से उसका डिटेल है, हमने एक जगह कर लिया है। तो आप चाहेंगे तो उसको हम लोग आपको भेज देंगे, तो आप बताइएगा जैसा आपको लगेगा। अच्छा, तो हम ये फंडामेंटल चार्ज को समझ लिए। अब आते हैं कि जो इसका क्वांटम प्रिंसिपल है, तो हम इस क्वांटम प्रिंसिपल को कैसे समझेंगे कि क्वांटम प्रिंसिपल क्या है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। क्वांटम जो इसका प्रिंसिपल है उसको थोड़ा जानिए कि किसी भी, देखो भाई, अगर हम इन दोनों बॉडियों पर चार्ज की बातें करें तो कितना चार्ज आए, इस पे इतना प्लस और इस पे इतना माइनस। तो यार दोनों को एक साथ लिख लेते हैं ना, दोनों को एक साथ लिखो, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी कि अगर हम इसको कह दें कि ये क्या है भाई, ये मैग्नीट्यूड है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। और ये क्या है, ये एक नंबर है 1 2 3 4 समथिंग। तो आप नहीं देख रहे हो कि किसी भी बॉडी पर कैसे चार्ज आ रहा है यार, वो हमेशा किसका मल्टीपुल होगा, इस E का मल्टीपुल होगा। 1E 2E 3E 4E 5E 6E ऐसा होगा। ओके, मतलब कि ये हर बार इसी का मल्टीपुल आएगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने वहां क्वार्क्स के लिए लिखा था वैसा चार्ज इस पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके हिसाब से हमने एक प्रिंसिपल इसका बनाया है, तो इसको आप देखें और हम लोग इसको लिख देते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या होगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी, ऐसा लिखने दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर
इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज E। मतलब किसी भी बॉडी पर हमेशा चार्ज कैसा रहेगा, इसका फंडामेंटल ही रहेगा, हमेशा ये चार्ज जो होगा वह E का मल्टीपल रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हाफ हो जाए या 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, ऐसा नहीं। जब भी जाएगा तो इसमें पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अच्छा जी, क्वांटम जो ये क्वांटम नेचर होता है, वो क्वांटम नेचर केवल और केवल इसी पे नहीं होता है। क्वांटम नेचर और भी चीजों में होता है, जैसे कि कुछ 1 मिनट की क्वांटम नेचर आपका एनर्जी में होता है। जैसे कि आप एनर्जी का क्वांटम नेचर आपने थोड़ा बहुत समझा होगा, तो N × H न्यू होता है, E = जो ये होता है, ये फोटॉन है। फोटॉन मीन्स एक पैकेट, बंडल, और उसे हम काटेंगे, जैसे पानी, पाउच का पानी होता है, उसको आप काट दिए तो उसका पानी गिर गया, तो उसी तरह इस पाउच की जो एनर्जी होगी बंडल की, वो H न्यू होगी। तो जब भी वो एनर्जी फोटॉन्स आएंगे, 1 फोटॉन आ सकता है, मिनिमम 1 फोटॉन, 2 फोटॉन, 3 फोटॉन, 5 फोटॉन, 6, इस तरह का। तो ये भी क्वांटाइजेशन है। इसका जो फंडामेंटल है वह H न्यू है, और ये इस N का है, इंटीजर है। एंगुलर मोमेंटम भी होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम के लिए N H/2π या H/2π को H कट कहते हैं, H कट। तो ये जो होता है, यहां देखिए, इसका जो फंडामेंटल है वो ये है, और ये हमेशा इसका क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। मास के लिए भी ऐसा होता है कि मास भी जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो उसमें क्वांटाइजेशन होता है। बस इसका क्वांटाइजेशन में जो इसका फंडामेंटल पार्टिकल है वो अभी जानकारी नहीं, तो फंडामेंटल इसकी पार्टिकल की जानकारी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे। इसके बाद मैं थोड़ा सा चार्ज का डिटेक्ट करने के लिए बढ़ाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूं कि उसको अगली वीडियो में बना जाए, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है। ओके, सो थैंक यू।